हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 65 है। 64 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, टाइम जो है कि बहुत कम रहा है, ठीक है, और डेली टेस्ट आ रहा है, तो आप लोग टेस्ट को देखा कीजिए और प्रैक्टिस किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि रॉबर्ट पियरे या उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। दूसरा यह दिया है कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें की पहचान की खोज सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। देखिए, रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी थी मैडम क्यूरी, ठीक है। इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की रेडियम की खोज की। सही है बिल्कुल, कि इन्होंने जो है कि ये खोज किया था, रेडियम की खोज, जो रॉबर्ट पियरे हैं और इनकी पत्नी मैडम क्यूरी हैं, ये दोनों मिलकर के, ठीक है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें की पहचान की खोज सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, ये जो है कि 1902 में चैडविक ने नहीं किया था, ये किसने किया था? तो ये जो है कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है। पहला आपका सही है। देखिए, मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 बार जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, मैडम क्यूरी की। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1903 में जो है कि भौतिक में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता रेडियो एक्टिव तत्व की खोज के लिए, और 1911 में जो है कि इन्होंने रासायनिक के लिए, जो है केमिस्ट्री के लिए जो है कि इनको सम्मानित किया गया 1911 में नोबेल प्राइज से। 1903 में और 1911 में। देखिए, एकमात्र ऐसी महिला हैं, ठीक है, जिनको 2 बार जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैडम क्यूरी, ठीक है। तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। बायल के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। दूसरा यह दिया है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसमें जो है कि आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, बायल का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। यह गलत है बायल का नियम, ठीक है। बायल का नियम क्या कहता है? देखिए, यह कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये चीजें P1/V, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P = हो जाएगा आपका K/V, ठीक है। तो मतलब K बराबर है आपका PV, ठीक है। ये कहता है आपका किसका नियम? ये बायल का नियम। अगर हम बात करें चार्ल्स के नियम के अनुसार, इसका नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए, ये भी गलत है। इसका नियम ये कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती T, V = जो है कि ये हो जाएगा KT, ठीक है। ये कहता है आपका किसका नियम? तो ये चार्ल्स का नियम, ठीक है। तो ये जो है कि दोनों नियम जो है ना, क्या है? गलत है, ठीक है। तो दोनों नियम गलत है, तो ना तो 1 और ना ही 2। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह परियोजना असम राज्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरा यह है कि इस परियोजना की आधारशिला 31 जनवरी 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई थी। तीसरा यह बोल रहा है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बात की जा रही है दिबांग
बहुउद्देशीय परियोजना की। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए यह परियोजना जो है कि असम राज्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल गलत है। देखिए, असम राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। ये कहाँ की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये बोल रहा है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, आप जो है कि वहां पे है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है। ठीक है, ये उससे आप जो है कि कंपेयर मत कर लीजिएगा, उससे मतलब उसी के हिसाब से आप जो है कि वो करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये असम में ही है। असम में क्या है? तो वो है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है। और दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें हम तो ये कहाँ पे है? तो ये जाके अरुणाचल प्रदेश में है आपका। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। इस परियोजना की आधारशिला 31 जनवरी 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, इनके द्वारा रखी गई थी। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला। ठीक है, सही है ये। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये भी आपका सही है। तो देखिए, 2 और 3 सही है, एक क्या है गलत है। ये कहाँ पे है परियोजना? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बांगर के संबंध में, एक मिनट, हाँ, बांगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। दूसरा है कि इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। देखिए, बात की जा रही है आपको बांगर के संबंध में, इसके बारे में मतलब सही उत्तर बताना है। देखिए, बांगर ये जो है कि यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ये आपका सही है। जो बांगर होता है ना, ये जो है कि पुरानी जलोढ़ी मिट्टी होती है। ठीक है, देखिए, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां पर नदियों का बाढ़ का जल जो है कि नहीं पहुंच पाता है, नदी का बाढ़ का जल जो है कि नहीं पहुंच पाता है, और उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। वहां की मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है कि इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, एक बांगर से याद आया कि बांगर होता है और एक खादर होता है। ठीक है, तो खादर मृदा कौन सी होती है? जो मिट्टी नदियों के द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है, मतलब जब भी बाढ़ आती है तो वो मिट्टियाँ जो है कि चेंज होती रहती है, तो उसे हम खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। दूसरा है कि बाबा बूदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्लयानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक के पठार के संबंध में ये बात की जा रही है। ठीक है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। बिल्कुल सही है कि मलनाड कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है कि बाबा बूदान यहाँ की सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्लयानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह भी बिल्कुल सही है। देखिए, बाबा बूदान से याद आया कि बाबा बूदान के द्वारा ही जो है कि कॉफी की पहली बार बीज बोया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है कि दोनों सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 5वें का सी। बंदरगाह, 1 मिनट, बंदरगाह है उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, मर्मुगोवा गोवा में, पारादीप आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। देखिए, बंदरगाह है और उसकी अवस्थिति का ये गलत युग्म बताना है। ये कहाँ पे है? तूतीकोरिन, ये जो ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, मर्मुगोवा ये आपका गोवा में है। पाराद्वीप ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। विशाखापट्टनम ये कहाँ पे है? तो ये
आंध्र प्रदेश में है। ये भी सही हो जाएगा। गलत कौन है? ये सी ऑप्शन आपका गलत है। नर्मदा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। दूसरा है कि सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। एंड तीसरा है कि यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए, बात की जा रही है नर्मदा नदी के संबंध में, ठीक है। इसमें जो है कि सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात, मतलब नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है और यहाँ के निकलने के बाद उत्तर में जो कि विंध्यन पर्वत है तथा दक्षिण में कौन है? सतपुड़ा पर्वत है। इनके मध्य जो है कि भ्रंश घाटी से होकर के बहते हुए कहाँ पे गिरती है ये? तो अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन? नर्मदा नदी। देखिए, एक क्वेश्चन में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। और ये जब जाती है तो उत्तर में विंध्यन पर्वत है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और ये जो है कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और कहाँ पे जाके गिरती है? तो अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। ये भी सही है कि सरदार सरोवर नदी परियोजना जो है नर्मदा नदी पे ही बनाया गया है। और यह जबलपुर के पास जो भेड़ा घाट है वहाँ की संगमरमर शैलों को काट करके धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कभी जाइएगा जबलपुर में तो देखिएगा धुआंधार जलप्रपात को, ये भेड़ा घाट में है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। तो इसका निर्माण करती है। तो ये भी आपका सही है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। इसका होगा आपका 1, 2 और 3। ये डी ऑप्शन आपका सही है। जायद की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। दूसरा है कि जायद की फसलों में तंबाकू, मूंगफली, लोबिया इत्यादि प्रमुख है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जायद की फसल की, तो जायद की फसलों का सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, रबी की फसल कब उगाई जाती है? देखिए, अगर बात करें हम रबी की फसल की, तो ये इसमें जो है कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये बोया जाता है और ये नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल की बात की जा रही है, ठीक है। अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल ये कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जो है कि इसमें तंबाकू, मूंगफली, लोबिया ये सब सारी चीज़ें बोई जाती है और जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है। तो रबी की फसल है, रबी की फसल कब काट ली जाती है? तो ये काट ली जाती है आपका अप्रैल में। और ये खरीफ की फसल बोई कब जाती है? तो ये जुलाई में। तो अप्रैल और जुलाई के बीच जो टाइम होता है उसमें हम जायद की फसल उगाते हैं, ठीक है। रबी और खरीफ के बीच में जो अप्रैल के बाद से जून जुलाई तक का टाइम होता है उसमें जो है कि हम क्या क्या उगाते हैं जायद की फसल में? तो वो सब उगाते हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, करेला, मूंग ये सब सारी चीज़ें उगाई जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। जायद की फसलों में तंबाकू, मूंगफली, लोबिया इत्यादि प्रमुख है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि जायद की जो फसल है ये कौन कौन सी है? तो नहीं, तंबाकू, मूंगफली, लोबिया ये किसकी फसल है? जायद की फसल नहीं है। ये किसकी है? तो ये सब सारी जो है कि खरीफ की फसल है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है? गलत है। पहला केवल सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा? ए ऑप्शन है, केवल एक सही है। भारत में, एक मिनट, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, इल्तुतमिश, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था ये बताना है आपको। तो चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक था कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने और ये 1100
61 में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जो है कि ये सिजिस्तान से आए थे और लाहौर में ये बस गए थे। और 1191 ईस्वी में इन्होंने अजमेर को अपना अस्थायी निवास बना लिया। और ये जो है ना, सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उनके समकालीन ये थे। तो डी ऑप्शन आपका सही है। महाजनपद व उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, अस्मक, मथुरा। देखिए, महाजनपद और उनकी राजधानी का इसमें गलत युग्म बताना है। जो भी महाजनपद थी उनकी राजधानियां में इसमें गलत युग्म कौन सा है। देखिए, महाजनपद कितने थे? महाजनपद 16 थे। ठीक है, उसमें से कुछ का नाम दिया गया है यहाँ पे। देखिए, अगर हम बात करें गांधार की, राजधानी कहाँ पे थी? तक्षशिला थी, बिल्कुल सही है। अंग की राजधानी चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। और अस्मक, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी जो है कि पोटन बोल सकते हैं या पोटली बोल सकते हैं, वहाँ पे थी, मथुरा में नहीं थी। मथुरा जो है कि किसकी राजधानी थी? तो ये जो है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, देखिए 16 जनपदों में तो कुछ तो दिया गया है, बट कुछ और भी इंपॉर्टेंट है चूंकि बार बार आते हैं। जैसे कि कौशल की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या में थी। वत्स की कौशाम्बी में थी। कुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। मल्ल इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कुशीनगर में थी। तो जो कि ये सब सारी चीज़ें हैं 16 जनपद में जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। और भी हैं 16, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। भारत में संवतों का सही कालक्रम कौन सा है? विक्रम, शक, गुप्त, हर्ष। शक, विक्रम, गुप्त, हर्ष। विक्रम, गुप्त, शक, हर्ष। विक्रम, हर्ष, गुप्त, शक। देखिए, भारत में संवतों का सही कालक्रम के बारे में बताना है, कौन सा है? तो इसका सही कालक्रम है कौन सा? विक्रम, उसके बाद से शक, उसके बाद से गुप्त, उसके बाद से हर्ष। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। भारत में प्रथम रेल लाइन की बात की जा रही है, किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो ये डाली गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक जो है कि इनका शासनकाल था, लॉर्ड डलहौजी जी का। देखिए, इनके समय में प्रथम रेल लाइन जो है कि बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में डलहौजी के ही समय में मुंबई से थाने के बीच जो है कि 34 किलोमीटर ट्रेन जो है कि चलाई गई। देखिए, डलहौजी के कार्यकाल में और भी चीज़ें हुई। डाक सुविधाएं, शैक्षणिक सुधार, टेलीग्राफ, इन सब की शुरुआत जो है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? तो वो थे कौन? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? 1817-18 में ये हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, और इसमें मराठों को पराजित हो जाने के बाद से मराठा राज संघ का अंत हो गया। ठीक है, और इस समय जो है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? पंजाब से, बंगाल से, मद्रास से, उत्तर प्रदेश से। देखिए, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले जो प्रमुख समाचार थे पत्र थे कौन कौन? संध्या और युगांतर। ये कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये प्रकाशित होते थे बंगाल से। बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, लखनऊ अधिवेशन 1916 एंड सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें स्वशासन या स्वराज
इसकी मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था। वो कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1906। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। देखिए इस कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए। ठीक है, इसी अधिवेशन में जो 1906 का कोलकाता अधिवेशन था। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1935 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये रद्द किया गया आपका 1911 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 ईस्वी में क्या हुआ कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसी दरबार में लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और भारत की राजधानी को भी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया इनके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही। ठीक है, तो जब कोलकाता से हमारी राजधानी दिल्ली हुई तो कब से मतलब हुई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। तो 1 अप्रैल 1912 से जो है कि हमारी राजधानी कोलकाता से कहां पे? दिल्ली हुई। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ 1908 मद्रास अधिवेशन में, 1907 सूरत अधिवेशन में, 1906 कोलकाता अधिवेशन में, 1905 बनारस अधिवेशन में। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नरम दल और गरम दल, इनके रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ कौन से अधिवेशन में? तो वो अधिवेशन था आपका 1907 का सूरत अधिवेशन। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजित हुई। देखिए उग्रवादी जो थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे 1907 के अधिवेशन में। ठीक है, उग्रवादी टाइप जो लोग थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और वहीं पे जो उदारवादी थे वो जो है कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, तो एक उदारवादी थे और एक उग्रवादी थे। तो ये दोनों जो है कि अलग अलग लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः क्या हुआ कि रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने। जब रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, उदारवादी के लोग जो थे, लेकिन उग्रवादी वाले लोग थे वो, अब क्या हुआ कि यहां से विवाद का कारण यही हुआ कि रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष बने। तो तभी क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल में विभाजन का कारण हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? कौन था वो? तो वो थी राजा राम मोहन राय जी ने। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इन्होंने जो है कि इनको क्या, ये आधुनिक विचारों के समर्थक थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की वकालत की थी। और इनके विशेष प्रभाव के कारण जो लॉर्ड विलियम वेटिक थे उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। तो डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था? विलियम बेटिक, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, इसके से संबंध था, कौन था? तो वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ही जो है विडो रीमैरिज एक्ट, जो कि विधवा पुनर्विवाह कानून, जो कि कब का है? तो 1856 का है। ठीक है, ये जो है कि बना इन्हीं के मतलब आंदोलन के द्वारा। ठीक है, 1856 में क्या विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह
विधवा पुनर्विवाह कानून, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, ये डेट, ये ईयर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, 1856 में। निम्नलिखित में कौन गवर्नर, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये अरबी और फारसी जानता था और बंगला बोल सकता था वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था पिछले वीडियो में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, CSO इसके द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की, तो इसका गठन जो है कि 2 मई कब 1951 ईस्वी को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि दिल्ली में है। और इस संगठन के संस्थापक जो है कि PC महालनोबिस थे। इस संगठन के संस्थापक कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद, AK गोपालन विवाद, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है हिस्ट्री विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है हिस्ट्री विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022 की, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे भी इस तरीके से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।